अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। नॉवल स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार। मेरी कोशिश होती है कि रोज़ में 2 से 3 एपिसोड्स आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर अपलोड कर दूँ, लेकिन अब सब्सक्रिप्शन इतनी स्लो हो गई है। व्यूज़ जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन कम होती है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं 4 एपिसोड कर दिया करूँगी रोज़ की, या सरप्राइजिंगली मैं 4th एपिसोड कभी कभार अपलोड कर दिया करूँगी। लेकिन आप सब सब्सक्राइब किया करो ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। चलिए जी चलते हैं नॉवल की तरफ, बाकी बातें बाद में। टाइम देखा है तुमने? सुबह से लेकर अभी तक तुम्हें मेरी याद नहीं आई, मगर तुम्हें ये याद था कि इतने दिनों से तुम्हारे इन जानवरों से परिंदों से बात नहीं हुई। सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं तुमसे बात कर सकता। और तुम भी जरा एहसास तुम्हें भी जरा एहसास नहीं था कि तुम खुद से मुझे फोन करके बात कर लेती। मैंने कहा पता नहीं मैडम बहुत बिजी होगी, मगर माशाल्लाह तुम तो परिंदों की सेवा में लगी हुई थी। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें छत पर जाते हुए देखा या परिंदों के पास भी देखा तो मेरा बाज के बाद तुम्हारी टांगें सलामत नहीं रहेंगी। जिन पर चलकर तुम छत पर जाकर अपनी प्यार की चोंच इन परिंदों से लड़ाओ। हद है शाह, आप इन बेजुबान परिंदों से भी जेलस होंगे। शाह की बात पर मीरत को हंसी आ रही थी। वो रोक नहीं पाई और वो खिखी करके हंसने लगी। तुम्हारी ये जो खिखी है ना, इसको मैं आकर बंद करता हूँ। 2 घंटों के अंदर मैं घर पहुंच रहा हूँ। एक तो शाहजेब की मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ, और दूसरा तैयार रहना जो आज तुमने प्यार के पेचे इन परिंदों से जाके लड़ाए हैं ना, इसकी सजा तुम्हें आकर देता हूँ। इससे पहले कि मीरब रोमान शाह की बात को सीरियस लेते हुए जवाब देती, रोमान शाह टक करके फोन बंद कर चुका था। मीरब तो बंद फोन को देखती ही रह गई। नीचे चलो, अम्मा तुम्हें नाश्ते पर बुला रही हैं, अहमद ने महक से आकर कहा। इससे पहले भी नौकरानी आकर महक को रूम में नाश्ते का कह कर गई थी, मगर महक ने इनकार कर दिया था, जिस पर अहमद नाश्ते की टेबल से शर्मिंदा होता हुआ उठकर खुद ही इसे लेने आया। वो अभी आराम से बेड पर लेटी हुई थी, मोबाइल को यूज कर रही थी, और अहमद की बात पर इसने नागवारी से इसे देखते हुए कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। महक, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसके हाथ से फोन पकड़कर साइड टेबल पर रखते हुए अहमद ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहा, प्लीज मुझसे ये घर की बहू होने वाले फराइज अंजाम नहीं दिए जाते। तुम्हारे और मेरे रिश्ते की हकीकत तुम अच्छी तरह से जानते हो, और जाकर अपनी माँ को भी बता दो। इसके हाथ से फोन लेने पर वो गुस्से से बेड पर उठकर बैठ गई। पहली बात तो इस घर की बहू होने वाले कौन से फराइज तुमसे अंजाम दिलवाए जा रहे हैं? सिर्फ तुम्हें नीचे आकर माँ के साथ नाश्ता करने के लिए कहा है। इसमें ऐसी कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी जिसके लिए तुम ये फजूल की जिद लगाकर बैठी हो? और दूसरा, तुम्हारे और मेरे रिश्ते की जो भी हकीकत है, महक अगर वो कमरे से बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा के सामने तमीज से पेश आना। मैं इन मर्दों में से नहीं हूं जो ये कहूं कि तुम मेरी पाबंद हो, मगर हमारी बातें हमारी हद तक रहेंगी तो अच्छा है। उठो और चलकर नीचे नाश्ता करो। और इसकी कलाई से पकड़कर इसे बेड से उठाते हुए बोला, मुझे नीचे नाश्ता करने नहीं जाना। मुझे कोई शौक नहीं है घर के बहू बनने। अपने हाथ को झटक कर अहमद के हाथ से छुड़ाते हुए नजर घुमाकर बैठ गई। महक, बस कर दो, इससे ज्यादा सब्र नहीं दिखा सकता। तुम इस घर की बहू हो, इनकार मुझसे मंसूब होने से पहले करती तो ठीक होता। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं, चुपचाप मेरे साथ नीचे चलो। हर बात पर जिद करना खुद पर फर्ज मत समझा करो, इस तरह रिश्ते खराब हो जाते हैं। वो अब भी इसको समझाने वाले लहजे से बोल रहा था। मैं तुम्हारी पाबंद नहीं हूँ, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? तुम मेरी पाबंद हो, ये बात तुम्हारी उल्टी खोपड़ी में क्यों नहीं आती? अब की बार वो भी चिल्लाया था। अहमद ने गुस्से से इसका हाथ पकड़कर खींचकर इसको बेड से खड़ा किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर बात पर मेरे साथ जबरदस्ती करोगे और मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहूंगी? वो चिल्लाते हुए बोली, मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अपने हुकूक अच्छी तरह से जानती हूँ। और अहमद को उंगली दिखाते हुए बोली, आवाज नीचे रख के बात करो। जुबान खोलने से पहले ये याद रखा करो कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ और तुम्हारे साथ हर तरह की जबरदस्ती करने का हक रखता हूँ, सिर्फ इस सूरत में जब तुम इस तरह बदतमीजी करने पर उतर आओगी। अगर बीवी बनकर तमीज के दायरे में रहोगी
तो मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए पूरी दुनिया की खुशियां लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। और अगर बदतमीजी पर उतरोगी तो अच्छी तरह से वाकिफ हो कि मैं भी हदों को तोड़ना जानता हूँ, और मैंने ये तुमसे सीखा है। जब तुम बीवी होकर हकूक और फराइज की हदें तोड़ सकती हो, तो मैं शोहर होकर हक और हकूक हासिल करने के लिए सरहदें तोड़ सकता हूँ। अगर मैं इसकी धमकी के बाद भी नीचे ना जाओ तो ठीक है, फिर मुझे बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना। अगर तुम एक और रात मेरे साथ मोहब्बत भरे गुजारना चाहता हो तो ठीक है, क्योंकि जब मैं तुम मेरे हुक्म अदाली करोगी तो मेरे पास भी जो हक है, मैं भी इसी को इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी जान को मुश्किल करूंगा। महक ने खा जाने वाली नजरों से अहमद की जानिब देखा। बहुत ही बेशर्म हूँ, थोड़ा मोमिन हूँ, थोड़ा मुनाफिक हूँ, मैं भी हालात के मुताबिक हूँ। गुस्से से आगे आगे पांव पटकते हुए रूम से बाहर आ गई, जिसका मतलब था कि इसकी शिद्दतों को बर्दाश्त करने से अच्छा है वो टेबल पर जाकर गरम गरम नाश्ता कर लेती। अहमद की आखिरी धमकी काम करने पर वो अपने लबों में मुस्कुराता हुआ अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर पीछे पीछे चलते हुए बोला, मेरी जान, फर्क बहुत है तुम्हारी और हमारी तालीम में। तुमने उस्तादों से सीखा है और हमने हालातों से। वो जानबूझकर इसके पीछे पीछे चलता हुआ अपने अल्फाजों से टॉर्चर कर रहा था। बड़ा आया शायद की औलाद, मुंह में ऊंची आवाज से बड़बड़ाते हुए पांव पटकते हुए सीढ़ियां उतरकर नीचे जा रही थी, जबकि इसे इस तरह चढ़ता हुआ देखकर हंसता हुआ वो उसके पीछे पीछे आ रहा था। मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो, दिल बेकरार, मुझे प्यार दो। तुम्हें प्यार कैसे दो? अपना सारा प्यार तुम जाकर इन परिंदों पर वेस्ट करके आई हो। अचानक से रोमान शाह की आवाज सुनकर मीरत ने चौंक कर देखा। रोमान शाह पता नहीं कब से दबे कदमों में रूम में आया था। मीरत मसरूफ अंदाज में तैयार होकर खड़ी हुई खुद को आईने में देखकर आज बहुत दिनों के बाद एक बॉलीवुड का सॉन्ग गुनगुना रही थी। इस वक्त रोमान शाह रूम का दरवाजा खोलते हुए रूम के अंदर दाखिल हुआ। उफ शाह, आप तो कसम से डरा डरा कर जान ही निकाल देते हैं। ऐसे कोई अचानक चोरों की तरह रूम में आता है? मीरत ने जब घबरा कर पलटते हुए रोमान शाह की जानिब देखा तो इसके हाथ में पकड़ी हुई लिपस्टिक नीचे लगकर गिर गई थी। जान तो तुम्हारी मैंने अभी निकालनी है। अपने कोट को सोफे पर फेंकते हुए दो ही कदमों में फासला तय करके इसके करीब आया। इसकी कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब किया, जो इस वक्त सरापे कयामत बनी हुई थी। पिंक और येलो कलर की मैक्सी पहने हुए थी, जिस पर बेहद खूबसूरत और नफीस हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ था। साथ में मैचिंग के बड़े बड़े झुमके इसके गालों को छूते हुए शाह के दिल को बेकरार करके धड़कने धड़कने पर मजबूर कर रहे थे। बालों को स्ट्रेट कर कमर पर खुला छोड़ा हुआ था। हाई हील पहनकर हाइट शाह के लबों के बराबर कर रखी थी। हाथों की हथेलियां मेहंदी से रची हुई थी। मोटी मोटी आंखों पर लगा हुआ लाइनर्स और मस्कारा उफ, शाह की आंखों में डूबने लगा था। इसके सर के पीछे हाथ रखते हुए इसे बिना सुलझने का मौका दिए इसकी पंखड़ियों पर अपने आछे लब रखकर इनको पूरी तरह से अपने कैद में ले गया था। आया तो वो किसी और मूड में था, तो इस वक्त मीरत का काफी गुस्सा था। अपना फोन न उठाने और छत पर जाकर ऑस्ट्रेलियन तोतों पर जाकर अपना प्यार निछावर करने पर। मगर यहाँ तो नजारा ही बदल गया था। मीरत को देखकर शाह का गुस्सा तो हवा में उड़ चुका था। वो अलग बात थी कि वो इस वक्त मीरत की सांसों को तंग किए हुए खड़ा था, इसको सांस लेने की पूरी तरह से तड़पा रहा था। शायद ये भी इसका सजा देने का एक तरीका ही था। अपनी मन मानी करके पीछे हटा तो मीरत का मुंह गुस्से से फूल चुका था, क्योंकि इसकी लिपस्टिक का सारा हशर नशर कर चुका था। मीरत ने खा जाने वाली नजरों से शाह की जानिब देखा, क्योंकि मीरत के खूबसूरत लिपस्टिक के शेड जो इस टाइम लगाकर दो तीन कलर मिलाकर बनाया था, वो सब इस वक्त शाह ने अतिश्तती लबों पर जा चुकी थी। मीरत को मैट लिपस्टिक पसंद नहीं थी, इसलिए वो मैट लिपस्टिक कम ही लगाती थी, और ग्लॉसी लिपस्टिक शाह ने पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया था। कुछ तो मीरत के खुद की पंखड़ियों के साइडों पर थी, बाकी की शाह के लबों पर। शाह भी अपने होठों का हशर सामने मिरर के अंदर देखकर हंसा था। शाह, ये आपने मेरी लिपस्टिक सारी आपने खराब कर दी। पता है आपको, पिछले आधे घंटे से मैं इतने सारे शेड्स मिलाकर ये वाला शेड बनाया था। वो गुस्से से एहतजाज करते हुए बोली, चुपचाप खड़ी रहो। आज जो तुमने मेरे हिस्से का टाइम जाकर
اوپر پرندوں کو دیا ہے نا، یہ اسی کی سزا ہے۔ شکر کرو اتنے میں تمہاری جان چھوٹ گئی، ورنہ میں تو تم بہت کچھ سوچ کر آیا تھا تمہاری سزا کے لیے۔ کیا کرنے والے تھے؟ کیا پرندوں سے پیار کرنا کوئی جرم ہے؟ میرب کو اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا، اس لیے وہ تڑک کر جواب دیا، ہائے سوائے، ہاں سوائے اپنے شاہ کے، تم کسی سے بھی پیار کرنا جرم ہے۔ وہ صبح تمہارے سب پرندوں کی اگر میں نے منڈیاں مروڑ کر چیل کووں کو آگے نہ ڈال دیا تو پھر کہنا، نہیں شاہ پلیز، ان معصوموں کو کچھ مت کرنا، میں آج کے بعد ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میرب نے جلدی سے ان کی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شاہ کی بات مان لی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ شاہ جیلسی اور غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ شاہ سچ میں ان کی گردنیں مروڑتا یا ان کو ایسے ہی کھلے آسمان میں اڑا دیتا، میرب نے ہار مانتے میں ہی اپنی عافیت سمجھی تھی۔ گڈ، شاہ نے اسے شاباشی دی اپنی بات ماننے پر۔ اب میں اپنی لپسٹک کا کیا کروں؟ میرب نے اپنے ہونٹوں کا حشر واپس ڈریسنگ میرر کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ لو، جو تمہاری لپسٹک میرے ہونٹوں پر آ گئی ہے، اس کو میں واپس لگا دیتا ہوں۔ شاہ واپس میرب کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ شاہ پلیز، آپ مجھ سے مہربانی نہ کریں، میں دوبارہ سے لگا لوں گی، وہ جلدی سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ وہ واپس سے شاہ کو اپنی سانسوں کے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ کر چلاتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی۔ ہاں ہاں، شاہ کا کہکا پورے روم میں گونجا۔ میرب کی جان کو بنتے ہوئے دیکھ کر میرب جب اس کے لمسوں سے سانسوں سے کے لیے تڑپتی تھی، شاہ کو اس وقت اس کی حالت دیکھ کر بہت محفوظ ہونا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ میرب کو یوں ہی باہر سانسوں کے لیے تڑپاتا تھا، اسی لیے میرب شاہ کی کسی والے سٹائل سے بہت تنگ تھی، مگر شاہ کا یہ سب سے فیوریٹ کام تھا جس کو وہ بہت شوق سے جب بھی وقت ملتا سر انجام دینا شروع کر دیتا تھا۔ ادھر آؤ، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ کوٹ کے پاس رکھے ہوئے اخبار میں ریپ کیے ہوئے گجرے نکالے اور بڑے پیار سے میرب کے دونوں ہاتھ کلائیوں میں ڈال دیے۔ شاہ، آپ کو یاد تھا کہ مجھے گجرے بہت پسند ہیں؟ میرب سب کچھ بھلا کر محبت سے پوچھا۔ جانے شاہ، مجھے تمہاری ہر بات یاد ہوتی ہے، بس تم ہی مجھے اپنی خوبصورت پنکھڑیوں کے لیے ترساتی رہتی ہو۔ شاہ کی اب بھی وہی ٹون تھی۔ شاہ، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، آپ ایک دن بھی مجھے کھا جائیں گے نا، پھر بھی کہیں گے کہ میں کم پڑ گئی تھی۔ جا کر چپ چاپ تیار ہو، ہم شاہزیب بھائی کی مہندی کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ شاہ کی کمر پر ہاتھ رکھ کر دھکیلتی ہوئی واش روم تک چھوڑ کر آئی۔ میرب، میں تو ہنستا ہوں کہ لپسٹک تو خراب ہو گئی ہے، آ جاؤ دوبارہ سے فریش ہو کر تیار ہو جانا، شاہ نے واش روم سے آواز دی تھی۔ شاہ، آپ چپ کر کے فریش ہوں، ورنہ میں باہر سے آپ کو لاک کر دوں گی، میرب نے ہنستے ہوئے دھمکی دی۔ ظالم بیوی، شوہر کو تھوڑے تھوڑے پیار کے لیے اتنا ترساتی ہو؟ ایک بار پھر سے اس نے اندر سے آواز دی۔ کل رات جو اتنا پیار کیا تھا وہ کہاں؟ وہ تو رات گئی اور بات گئی۔ شاہ، آپ کو پتا ہے آپ بہت بڑے بھکڑ ہیں اپنے پیار کے معاملے میں، آپ کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ تم کوشش کر کے تو دیکھو، ہو سکتا ہے میری نیت تھوڑی بھر جائے۔ تیار ہو کر نیچے آ جائیے گا، مجھے کچھ دیر امی جان کے پاس جا رہی، مجھے ایسی کوشش کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ اگر تم میرے آنے سے پہلے نیچے گئی نا تو سوچ لو، لپسٹک دوبارہ سے بھی لگانی پڑ سکتی ہے۔ رومان شاہ میرب کو دھمکی دے کر آرام سے فریش ہو رہا تھا، اسے پتا تھا کہ اب میرب نیچے جانے کے بارے میں تو بالکل نہیں سوچے گی۔ رومان شاہ ٹاول سے سر پوچھتے ہوئے روم میں آیا تو میرب سامنے ہی کھڑی ہوئی اپنی لپسٹک کو دوبارہ سے ریفریش کر کے لگا چکی تھی، ہونٹوں کو ایک دوسرے سے ملاتے ہوئے ڈریسنگ میرر کے دیکھ کر لپسٹک کو بالکل ٹھیک کر رہی تھی۔ میرب کو اپنے میک اپ میں سب سے زیادہ لپسٹک ہی پسند تھی، اس لیے وہ لپسٹک لگانے پر بہت محنت اور بار بار اسے میرر میں دیکھ کر خود ہی اوکے اور نو اوکے کا سائن دیتی رہتی تھی، جو کہ اس وقت بھی کر رہی تھی۔ یہ جو تم اپنے ہونٹوں کو ایک دوسرے کے کسیاں کر کر کے لپسٹک ٹھیک کرتی ہو نا، اگر یہ تم مجھے کر لو تو میں بھی خوش اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ ٹاول کو گلے میں ڈالتے ہوئے واش روم سے نکل کر میرب پر جو نظر پڑی، اپنی میرب کو دیکھ کر ہمیشہ بہکنے والا رومان شاہ جس ٹون میں واش روم کے اندر گیا تھا، اسی رومانٹک ٹون میں ہی باہر آتے ہوئے میرب کے پیٹ پر ہاتھ باندھے پشت اس کی
पुष्ट की अपनी छाती से लगाकर सामने मिरर में देखते हुए इसकी लिपस्टिक में इसकी हेल्प करने का तरीका इसे बता रहा था। शाह, मैं अपने होठों को किसियां नहीं करती, मैं अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही हूँ। रोमांचा के जोक पर मीरब शर्मिंदा सी होते हुए मुस्कुरा दी। हाँ, तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि तुम्हें मेरे होते हुए खुद मेहनत करने की क्या जरूरत है। लाओ, मैं लिपस्टिक ठीक कर देता हूँ। इसने थोड़ी पर हाथ रखते हुए इसका चेहरा थोड़ा सा पीछे की जानिब घुमाकर अपने लब इसकी पंखुड़ियों पर रखते हुए अपने इरादे में कामयाब होने ही वाला था कि मीरब ने चालाकी से इसे पीछे धकेलकर खुद की लिपस्टिक की हिफाजत की। जानशाह, तुम बहुत चालाक हो गई हो, वापस आओ। शाह उंगली से इशारा करते हुए इसे वापस अपने पास बुला रहा था। गले में टॉवल डाले हुए कसरती सीने पर पानी की बूंदे, उफ, इसके माथे पर बिखरे हुए इसके डार्क ब्राउन गीले बाल दुश्मन जहां आम सी हालत में भी कहर ढाता था। वो इस वक्त इतना जाज़्बे नजर लग रहा था। अगर मीरब को अपनी लिपस्टिक का ख्याल न होता, वो कभी भी इस वक्त अपने शाह से दूर होने का सोच न सकती। मगर इसे पता था कि इसके नजदीक होने का मतलब है कि शाह बिना इसकी मेहनत का ख्याल किए इसकी लिपस्टिक का बेड़ा गर्क कर देगा। इसलिए मीरब शाह के पकड़ से भागकर दूर जाकर खड़ी हुई तो बच जाने पर मुस्कुरा रही थी। नो नो शाह, प्लीज अब नहीं। आप तैयार हो जाएं, मैं बहुत मुश्किल से वापस लिपस्टिक के शेड को ढूंढकर इतनी मेहनत से लिपस्टिक ठीक की है। मीरब शाह के उठते हुए कदम अपनी जानिब देखकर हाथ के इशारे से मिन्नत गवाजे मिन्नत गो अंदाज से बोल रही थी। जानशाह, मेरी आदत नहीं है यूं हर किसी पर मर मिटने की। तुझे देखकर दिल तो मुझे सोचने तक भी मोहलत नहीं देता। मैं क्या करूं? वो कदम बढ़ाता हुआ मीरब की जानिब आ रहा था और मीरब पिन दोनों के हाथों में अपनी पंखुड़ियों पर रखे हुए दीवार से साथ लगी दफी में सर हिला रही थी। इसे सिर्फ इस वक्त शाह से अपनी लिपस्टिक बचानी थी। अब देखते हैं कि मीरब किस हद तक कामयाब होती है। जानशाह, बहुत गलत बात है। सिर्फ दिल का हकदार बनाया है तुम्हें। हद हो गई, तुमने तो जान भी ले ली है मेरी। अब इन अदाओं से अपने शाह को मारने का इरादा है। दीवार पर इसने दोनों जानिब हाथ रखे हुए इसे गहरी नजरों से देखते हुए लब इसके माथे पर हकीकत से रखकर वापस सीधा हुआ। हाथ हटाओ, मुझे लिपस्टिक का कलर देखना है। शाह प्लीज, अब अगर आपने मेरी लिपस्टिक खराब थी की तो सच में मैं दोबारा ठीक नहीं करूंगी और आपके साथ इसी हालत में जाऊंगी। मीरब ने अपने हाथ हटाते हुए शाह को धमकी दी, क्योंकि इसे भी पता था कि हाथ तो इसे हर सूरत में हटाने पड़ेंगे। इसका शाह जब किसी जिद पर अड़ जाए तो जब तक वो जिद को पूरा ना कर ले, इसे सुकून नहीं मिलता। लाइक इट। अपने शौहर को धमकी दे रही हो। इसके लिपस्टिक के सजे हुए होठों को देखकर शाह का दिल सच में फिर से बेईमान हो रहा था। मगर यह भी सच था कि इस वक्त मीरब के रो देने वाली शक्ल को देखकर शाह अपने आवारा दिल को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब शाह इसमें से किसी हद तक कामयाब होता है, देख लेते हैं। अब एक शर्त पर तुम्हारी लिपस्टिक को मुझसे बचाया जा सकता है। दोनों हाथ दीवार पर रखे हुए मुस्कुराए अंदाज से बोला। शाह, मैं आपकी ना कोई भी शर्त नहीं मानने वाली। मीरब को पता था कि इसकी शाह की शर्तें बहुत कड़ी होती है, इसलिए इसने फौरन से पहले मना कर दिया। तो ठीक है फिर, अभी जो करना चाहता हूँ वो मुझे करने दो। शाह इसके चेहरे पर झुकने लगा। ओह! मीरब खुद को बचाने के लिए शाह के सीने पर हाथ रखते हुए मुंह से बचाने आवाजें निकालने लगी थी। ऐसे करके तुम खुद को बचा लोगे? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मेरी जान बहुत गलत लगता है। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो अभी मुझे मेरी मनपसंद किस दे दो या फिर मेरी शर्त मान लो। वो मीरब की हालत को देखकर महफूज होकर इसे तंग करने पर तुला हुआ था। हालांकि वो मेहंदी के रिसेप्शन में जाने के लिए लेट हो रहे थे, मगर शाह को इस वक्त मीरब को तंग करना, और जब वो ऐसे मूड में होता तो फिर इसे किसी चीज की परवाह नहीं होती थी। ओके डन, आपकी जो भी शर्त है वो आप मुझे रिसेप्शन से वापस आकर बताना, मैं पूरी कर दूंगी। मगर इस वक्त प्लीज शाह आप तैयार हो जाए, वरना मैं रोने लगूंगी और मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। सोच लो, अगर तुम इस शर्त से मुकरी तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मीरब की हालत इस वक्त इसने अपनी धमकियों के बल काबिले रहम रख दी थी, जिसे देखकर शाह का दिल इस वक्त शाह का दिल अश कर रहा था। शाह नहीं,
मुकरूंगी, प्लीज तैयार हो जाए ना। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं मेहंदी के रिसेप्शन में जाने के लिए। ओके डन, चलो आओ मुझे रेडी करवाओ। पीछे हटते हुए भी शाह ने अपने लब इसकी पंखुड़ियों से टच करते हुए अपने दिल की बेकरारी को थोड़ा सा राहत बख्शने की पूरी कोशिश की थी। मीरब नफी से सर को हिलाते हुए रह गई थी। सारा जुर्म ए मुखलिस अखियां दा जिन्ना जालिम सजन पसंद कीते, साडे जान उस सूली ते टंग ओ कहंदे असा जुल्म कीते। उफ शाह, आपकी खालिस पंजाबी मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ती। पता नहीं आप क्या बोल जाते हैं। जानशाह, जब आपके शाह की मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ने लगती है तो फिर शाह को जस्ट सिर्फ अपनी जुबान में ही अपनी मोहब्बत का इजहार करने में आता है। तो अब तुम कोशिश करो कि तुम अपने शाह की पंजाबी थोड़ी बहुत सीख लो। वो इसके कांधों पे हाथ रखे हुए बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए बोला, शाह पंजाबी बहुत मुश्किल है, मुझे इसके वर्ड समझ नहीं आते। मीरब ने मुंह घुसोड़ते हुए कहा, तो ठीक है फिर शाह की फीलिंग्स इसकी जुबान में समझने की कोशिश किया करो, वो तो समझ में आती है मेरी चालाक बीवी को। वो नीचे झुककर गाल अपने लब रखकर फिर से मोहब्बत की एक महर सख्त कर गया था। इसको उठा उठा ले, ये सिर्फ मेरी जान खाने के लिए रखा हुआ है। अहमर बाहर गार्डन में बैठा हुआ था जब महक फोन लेकर आग बबूला होकर बाहर आई, क्योंकि इसका फोन कब से बज रहा था, जिस पर शाहजेब की कॉल आ रही थी और महक को अहमर के घर अंदर कहीं नजर नहीं आया। तो वो उसको ढूंढते हुए बाहर गार्डन में आई थी और इसके ख्याल से इस वक्त इसने बहुत मुशक्कत भरा काम किया था, जिसकी वजह से वो आग बनकर अहमर पर बरस रही थी। बेबी, तुम्हारी जान खाने के लिए मैं काफी हूँ। मैं इस तरह की जिम्मेदारियां इन बेजान चीजों पर नहीं डालता। ये जिम्मेदारी तो मैं बहुत अच्छी तरह से संभाल सकता हूँ। अहमर पर खाक भी महर के गुस्से का असर नहीं हुआ था। अब तो महक का यूं बात बात पर तिलबिलाना अहमर को मजा देने लगा था। अभी तो महक और भी तंग करने के मूड में था, मगर शाहजेब की आती हुई कॉल को सुनने के लिए वो फोन ऑन कर चुका था, जबकि महक अहमद की जानिब घूरते हुए पांव पटकती वापस चली गई। जी जनाब डॉक्टर साहब, आज आपकी मेहंदी वाले दिन अपनी होने वाली बीवी को कॉल करने के बजाय इस गरीब यार की याद कैसे आ गई? अहमद ने फोन कॉल उठाते ही अपना मस्त जोक छोड़ा शाहजेब के लिए, क्योंकि मेरे यार गरीब नहीं बेगैरत हैं। अगर गरीब होते तो कोई बात नहीं थी। तुम दोनों को इतनी शर्म नहीं है कि मेहंदी के रिसेप्शन में मेहमानों की तरह नहीं आओ, बल्कि तुम लोगों को टाइम पर पहुंच जाना चाहिए था। तुम लोगों को, मगर तुम दोनों इस वक्त अपनी बीवियों के पल्लू में बंधे हुए हो, अपने घरों में बैठे हो। लानत है तुम दोनों की यारी पर। और अब तुम दोनों को आने की कोई जरूरत नहीं है। दफा हो, अपने अपने घरों पर रहो। सिर्फ मेरी दो भाभियों को भेज दो। तुम दोनों को मुझे कोई जरूरत नहीं। शाहजेब, जो इस वक्त इनके लेट होने पर गुस्से से भरा हुआ था, अहमद के जोक पर इसने अपनी सारी भड़ास इसी पर निकाल दी। बस यार, कुछ देर में निकल रहे हैं, क्यों मुंह से आग के गोले बरसा रहे हो? मुंह से इतनी आग मत बरसाओ, हमारे होने वाले बेचारी भाभी भी डर जाएंगी। अहमद को एहसास था कि वो लोग लेट होकर शाहजेब के गुस्से को भड़का चुके हैं, मगर इस वक्त इसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था। मैं इस वक्त बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुम महक भाभी को तैयार करके भेज दो, मैं जरा दूसरे की खबर ले लूं। और तुम दोनों मत आना, अगर आए तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। शाहजेब बहुत गुस्से में आता था। इस वक्त वो सच में गुस्से में बोलकर टक करके फोन बंद कर चुका था। शाहजेब को इस कदर गुस्से में देखकर अहमद फौरन से लॉन से उठता हुआ रूम की जानिब जा रहा था, क्योंकि इसे अंदाजा था कि मामला काफी संगीन हो गया है। शाहजेब को सच में दोनों पर बहुत गुस्सा है, जो कि होना भी चाहिए था। सर आपसे सर आपसे गांव के किसान मिलना चाहते हैं, कांस्टेबल अली आकर शाहमीर को बताया, जो इस वक्त एक जरूरी फाइल लैपटॉप पर चेक कर रहा था। भेज दो। शाहमीर हालांकि इस वक्त बहुत ज़रूरी फाइल चेक कर रहा था, मगर इसके लिए गरीबों की हमदर्दी और इनको स्पेशल फील करवाने से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं था। शाहमीर गरीब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम देने वाला ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। इसने फ़ौरन से लैपटॉप बंद करते हुए किसानों को अंदर बुलाने को कहा। कांस्टेबल सलूट मारते हुए निकल गया। सलाम साहब जी, सलाम साहब जी। सब किसानों ने बारी बारी सलाम
शाहमीर सारी सब किसानों ने बारी बारी शाहमीर से हाथ मिलाते हुए मौदबाना अंदाज से सलाम कहा। शाहमीर ने सबको बाइज्जत तरीके से कुर्सियों पर बैठने को कहा। ठीक हूँ, आप सब को कोई मसला तो नहीं? साहब जी, आपके आने से सब मसले हल हो गए हैं। अल्लाह तो उन्हें सलामत रखे। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ सानों कोई मसला नहीं। किसान बहुत खुश थे और इनकी खुशी इन सब के चेहरों पर नजर आ रही थी। वो सब किसान एसीपी शामिर और इसकी बीवी को गांव में होने वाले सालाना मेले की शिरकत में मधु करने आए थे। शामिर ने इनका दिल रखने के लिए हामी भर ली, क्योंकि शामिर को पर्सनल मिराब को इस तरह के फंक्शंस में ले जाना पसंद नहीं था। मगर यहाँ बात गांव वालों का दिल रखने की थी, तो इसने आराम से हामी भर ली और आने का वादा कर लिया। किसान शाहमीर के आने का सुनकर बहुत खुशी खुशी सलाम करके जा चुके थे। शाहमीर वापस लैपटॉप पर अपनी फाइल चेक करने लग गया। अम्मा, आप तैयार हैं? तो मैं गाड़ी निकलवाऊं? जी बेटा, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। तुम जाकर बहू बेगम को देखो कि वो तैयार है कि नहीं। अहमद की माँ अपने कांधों पर वाइट दुपट्टा ओढ़ रही थी। जी जी अम्मा, मैं महक को लेकर आ रहा हूँ। वो अपनी अम्मा से कहकर अपने रूम की जानिब चल दिया। अहमद रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो महक को तैयार होकर अपना वॉलेट उठा रही थी। तुम ये कपड़े पहनकर तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, अहमद ने नागवारी से महक पर नजरें डालते हुए कहा, जो इस वक्त चूड़ीदार पजामे के साथ घुटनों तक ऊपर स्लीवलेस कुर्ती पहने कांधे पर दुपट्टा डालकर खड़ी हुई थी। इसकी टाइट कुर्ती से इसका सरापा वाज़ेह नजर आ रहा था। अहमद को देखते ही महक पर बहुत गुस्सा आया था, जो इसने इस तरह की चीप ड्रेसिंग कर रखी थी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है मेरी ड्रेसिंग में? मैं क्यों क्यों मैं ऐसे तुम्हारे साथ नहीं जा सकती? महक खुद को शीशे में निहारते हुए बोली। कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। और प्लीज ये जाहिल मर्दों की तरह मेरे कपड़ों पर तनकीद मत करना। जो अपनी बीवी के इस तरह के लिबास पर तनकीद करते हैं वो जाहिल नहीं, गैरतमंद होते हैं। और मैं इतना बेगैरत नहीं कि तुम्हें इस तरह की ड्रेसिंग करवाकर नुमाइश के लिए ले जाऊं। और मुझसे तो ये तू करके बात करना बंद करो। शोहर हो तुम्हारा, तमीज के दायरे में रहा करो। डीप गले और स्लीवलेस तंग कुर्ती को देखकर तो अहमद के गुस्से से नसें तन गई। अहमद की जगह कोई भी गैरतमंद शोहर होता तो शायद वो इसी तरह के रिएक्ट करता, क्योंकि महक के कपड़े वाकई नाजीब लग रहे थे। स्लीवलेस कुर्ती, डीप फुल गला फिटिंग जो अंग अंग को नुमाया कर रही थी, और नीचे पहना हुआ चूड़ीदार पजामा जो इसकी टांगों की नुमाइश कर रहा था। इसकी ड्रेसिंग बिल्कुल भी शरीफ घराने की औरतों जैसी नहीं थी। देखो तुम, आप आज के बाद मुझे आप कहकर मुखातिब करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी बात को बीच में काटते हुए इसने कलाई को मरोड़ते हुए इसकी कमर पर रखकर पिन करते हुए बोला। इसके गुस्से से लाल आंखें और दांतों तले चबा चबा कर बोलते हुए लफ्जों से महक को खौफ सा महसूस होने लगा। अहमद ने इतनी सख्ती से इसकी कलाई मरोड़ कर पीछे की जानिब कमर पर पिन की थी, मैं इसके मुंह से इसकी आंखों से आंसू निकल आए। इसकी कलाई में शदीद दर्द हो रहा था। तुमने मुझसे निकाह सिर्फ इस तरह की बात बात पर टॉर्चर करने के लिए किया है? कलाई को छुड़ाने की बेजा कोशिश करते हुए जी पलकों से बोली। निकाह तो तुम्हें इज्जत और प्यार से रखने के लिए किया है। अब भी तुमसे प्यार ही करना चाहता हूँ, मगर तुम्हें मेरा प्यार रास कहाँ आता है? तुम मुझे जानबूझकर इस तरह के मौके फराहम करती हो कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह का गंदा बिहेवियर रखूं। इसकी भीगी पलकों से फिसल कर इसके गालों पर आते हुए आंसू को देखकर अहमद ने इसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त ढीली करते हुए छोड़ दिया। सॉरी। इसके गालों पर आए हुए आंसू को नरमी से अपने हाथों से पोंछते हुए अहमद ने इसे सॉरी कहा। मगर इस वक्त अहमद की तवक्को के खिलाफ महक ने कोई बदतमीजी वाला जुमला नहीं कहा। जाकर चेंज करो प्लीज। महक, आज के बाद इस तरह की ड्रेसिंग मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह के कपड़े, अहमद ने नरमी से इसे समझाया। महक सर को हिलाते हुए कबर्ड से अपने लिए 3-4 ड्रेसेस निकाल कर ले आई और बेड पर रख दिए। अहमद ने हैरानी से महक की जानिब देखा था, क्योंकि ये तो कोई मौजज़ा था कि वो चुपचाप ड्रेस चेंज करने के लिए भी मान गई और ड्रेसेस बेड पर लाकर इशारे से पूछा कि इनमें से कौन सी पहने। मुझसे पूछ रही हो कि मैं ड्रेस सिलेक्ट करूं?
احمد نے حیرانی سے مہک کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا کہ ان میں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو گئی؟ ہاں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ تمہیں کس طرح کے آپ کو کس طرح کے ڈریسنگ پسند ہے۔ مہک احمد کی آپ والی بات کو سیریس لیتے ہوئے خود ہی تم سے آپ پر آ گئی تھی۔